हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज शिवरात्रि का त्यौहार है और इसीलिए इस उपलक्ष्य में आप सबों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई। और बधाई प्रेषित करने के साथ ही हम शुरू करते हैं अपना इलेक्शन स्पेशल क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 9th के इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स चैप्टर को, जिसमें इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के जरिए इलेक्शन की हर छोटी बड़ी चीज़ों को समझने की कोशिश जारी थी और जारी है, क्योंकि अभी इलेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस दौरान हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी और हम जिस टॉपिक पे पहुँचे थे वो थी मीडिया रिपोर्ट्स, कि मीडिया किस तरह के रिपोर्ट्स करती है इलेक्शन के बाद। तो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या हमारे यहाँ भारत में जो चुनाव होते हैं क्या वो निष्पक्ष हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं? ये कैसे जानेंगे? तो चलिए समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि पहला सवाल है कि व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक? वो क्या चीज़ें हैं जिससे पता चलता है कि भारत में जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है? तो जैसे ही ये सवाल दिमाग में आएगा वैसे ही इसके साथ साथ कई और सवाल आपके दिमाग में कौंधने लगेंगे। वो क्या सवाल होंगे जो आपके दिमाग में कौंधेंगे? पहला सवाल ये देख लेते हैं कि भाई ये इलेक्शंस जो हैं इसे कंडक्ट कौन कराता है? ठीक है, सो हु कंडक्ट्स द इलेक्शंस, ये पहला सवाल होगा जो आपके दिमाग में आएगा। भाई तभी तो पता चलेगा कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में हो भी रहे हैं या नहीं। दूसरा सवाल है कि पहला तो ये बोला कि हु कंडक्ट्स द इलेक्शन, दूसरा ये सवाल है कि आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट? क्या जो लोग चुनाव को कंडक्ट करते हैं वे लोग गवर्नमेंट से फ्री हैं या कि गवर्नमेंट के फरमानों से बंधे हुए हैं? तीसरा सवाल ये उठता है कि कैन द गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम? क्या जो गवर्नमेंट में है या जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, वो चुनाव को इन्फ्लुएंस कर सकती है या कि उनके ऊपर प्रेशर डाल सकती है? इसके बाद एक और सवाल दिमाग में आ सकता है और वो ये कि डू दे हैव एनफ पावर्स टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? क्या जो लोग इलेक्शन को कंडक्ट करते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करा सकें? और पांचवा और अंतिम सवाल जो आपके दिमाग में आएगा वो ये कि डू दे एक्चुअली यूज दीज पावर्स? कि जो शक्ति उन्हें मिली हुई है क्या वो वाकई उनका उपयोग करते हैं? यदि भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इन सारे सवालों का जवाब जो है बड़ा पॉजिटिव है। सभी को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, एक एक सवाल का आंसर देंगे, पर उसके पहले क्या, कुछ लोग इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जिनकी वजह से पोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि क्या वो, तो ये आखिर वो कौन है जो कंडक्ट कराते हैं, कौन है जो कंट्रोल करते हैं, कौन है जो कि गवर्नमेंट से ऊपर है और गवर्नमेंट के आदेशों को नहीं मानते उस समय, बल्कि गवर्नमेंट उनके आदेशों को मानती है? तो वो कौन है? तो ये एक ऐसा पोस्ट है जिसके बारे में पहले बहुत कम लोग जानते थे। अब जागरूकता बढ़ रही है और अब लोग जान रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कोई खास पोस्ट इतना पॉपुलर हो जाता है कि लोग उसके बारे में जानने लगते हैं। तो हमारे यहाँ एक ऐसे ही मजबूत व्यक्ति हुए T.N. शेषन, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और उनके आने के बाद क्या किया उन्होंने कि वो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए और लोगों को, यानी कि बच्चे को ये पता चल गया कि चुनाव आयुक्त कुछ होता है और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनके क्या क्या पावर्स होते हैं, कितने पावरफुल होते हैं वो। तो T.N. शेषन क्यों इतने फेमस हुए, इसे मैं बस 2 लाइन में बताऊंगी, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ये भारत के चुनाव आयुक्त थे और सबसे बड़ी बात थी कि इन्हें 1996 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। इन्होंने कुछ इलेक्टोरल सुधार किए थे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए थे, चुनाव से संबंधित सुधार किए थे। वो क्या सुधार थे? तो आजकल जो बहुत ही प्रसिद्ध है फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो कि एक चुनाव का अहम हिस्सा है और उसे लेके जाने के बाद ही आप वोट कर सकते हैं, उसको इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय इनको जाता है। दूसरी बात कि जो कोड ऑफ कंडक्ट जिसे हमने अपनी पिछले क्लास में डिस्कस किया था, तो इस कोड ऑफ कंडक्ट को इन्होंने थ्योरी से प्रैक्टिकल में चेंज कर दिया। कैसे? कि कोड ऑफ कंडक्ट में जो रूल्स हैं वो तब तक, उनके आने के पहले तक ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने तक ही सीमित थे, पर उन्होंने इसे बिल्कुल प्रैक्टिकल कर दिया।
और जो कैंडिडेट्स या पार्टी कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते थे उनको सजा दी जाती थी। तो ये इलेक्शन कमिश्नर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अधिकार होता है। तो टीएन शेषन के बाद ये पद इतना महत्वपूर्ण हो गया कि हर किसी को पता चल गया कि चुनाव आयोग कुछ होता है और वो सरकार से ऊपर होता है ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और हम उन सवालों को लेते हैं जो हमने रखा था। पहला जो था कि हु कंडक्ट्स द इलेक्शन, जवाब मैंने अभी दे दिया कि हमारे यहाँ एक चुनाव आयोग होता है और उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और ये कमीशन जो है वो भारत में होने वाले तमाम चुनावों को ना सिर्फ कंडक्ट करती है बल्कि कंट्रोल भी करती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसके जो मुख्य आयुक्त होते हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उन्हें प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। क्योंकि हमें वो सवाल भी नहीं भूलना है कि आखिर क्यों ये एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन कहलाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा तभी तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में होंगे, है कि नहीं। तो बढ़ते हैं आगे। तो जो चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो अपॉइंट करते हैं और इनको एक बार अपॉइंट करने के बाद कोई पॉसिबल रास्ता नहीं है जिससे इनको इनके पोस्ट से हटाया जा सके, क्योंकि इन्हें नियुक्त भले ही प्रेसिडेंट करते हैं लेकिन ना तो ये प्रेसिडेंट के लिए आंसरेबल होते हैं और ना ही गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल होते हैं। तो यदि सच पूछिए तो इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रिमूव इलेक्शन कमिश्नर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हम आगे बात करते हैं। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर्स एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे विश्व में शायद ही कोई चुनाव आयोग इतना ज़्यादा पावरफुल होगा जिसके पास इतने वाइड रेंज ऑफ पावर्स हैं जितना कि भारत के इलेक्शन कमीशन के पास है। तो क्या क्या पावर्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे। इलेक्शन कमीशन के क्या क्या पावर्स हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त के खास करके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या पावर हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, पहला जो अधिकार है वो ये है कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं उन सबको ना सिर्फ कंडक्ट करना बल्कि कंट्रोल भी करना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कंडक्ट और कंट्रोल से मतलब क्या है हमारा। कंडक्ट करना मीन्स डेट ऑफ अनाउंसमेंट, इलेक्शन कब होगा उस अनाउंसमेंट से लेके डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक। तो डेट ऑफ अनाउंसमेंट से लेके डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक की जो ड्यूटी है ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है और इलेक्शन कमीशन ही इसको देखता है। दूसरी बात यह है कि इट इम्प्लीमेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसे इम्प्लीमेंट इलेक्शन कमीशन ही इम्प्लीमेंट करता है। अब इम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है इन्फोर्स करना, लागू करना। और लागू करने का क्या अर्थ है। लागू करने का ये अर्थ है कि जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गई, आधार संहिता, तो कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने के बाद यदि कोई कैंडिडेट या कोई पार्टी उसका उल्लंघन करती है तो इलेक्शन कमीशन जो है उसे पनिश भी करता है। अब पनिश कैसे करेगा आप सोचिए। पनिश इस तरीके से करता है कि यदि मान लीजिए किसी एक खास कॉन्स्टिट्यूएंसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में यदि उसे पता लगा कि कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है तो वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के उस सीट पे या फिर एंटायर कॉन्स्टिट्यूट के इलेक्शन को वो जो है वो निरस्त कर देता है और वहां पे रीपोल का अनाउंसमेंट करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके हाथ में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तीसरी बात है कि ड्यूरिंग इलेक्शंस ये गवर्नमेंट को ऑर्डर करता है। ध्यान दीजिए कि हमने पहले पढ़ा है कि गवर्नमेंट में कौन कौन आते हैं। गवर्नमेंट में आपके लेजिस्लेचर आ गए, एग्जीक्यूटिव आ गए और जुडिशियरी आ गई। तो इन तीनों के इक्विवेलेंट इस समय में ये क्या होते हैं कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं ये गवर्नमेंट को ऑर्डर करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं उनको ऑर्डर करते हैं। तो ड्यूरिंग इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नमेंट को ये ऑर्डर करती है कि जो इन्होंने गाइडलाइंस जारी किए हैं, कुछ गाइडलाइंस ये जारी करते हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। मीन्स इस समय में गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन के अधीन काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस समय क्या होता है, वो इसीलिए ऐसा करते हैं ताकि जो सत्ताधारी पार्टी है वो किसी भी तरीके का यूज या मिसयूज नहीं कर सके अपने वोट्स को इन्हांस करने के लिए। और इसी वजह से जितने ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, यदि इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन ऑफिसर्स का वो उस समय में तबादला भी कर सकती है किसी दूसरी जगह पे। तो इस समय जो गवर्नमेंट होती है वो एक्चुअली इलेक्शन कमीशन के अधीन काम करती है। फिर गवर्नमेंट को ये पसंद आए या ना आए कि भाई फलना कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ और इलेक्शन रद्द हो गया है, तो हो सकता है कि रूलिंग पार्टी को ये बात पसंद ना आए, पर उससे इलेक्शन कमीशन को कोई फर्क नहीं पड़ता।
और मैंने ये भी बताया कि जब इलेक्शन ड्यूटी होती है, कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो एक्चुअली गवर्नमेंट के अंदर नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के अंदर काम करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है हमारे यहाँ का, चुनाव आयोग जिसे कहते हैं, जो कि इलेक्शन के समय बहुत ही पावरफुल तरीके से अपने कानूनों को मनवाती है और गवर्नमेंट बाध्य होती है उन कानूनों को मानने के लिए, उन ऑर्डर्स को मानने के लिए, फिर चाहे उसे पसंद हो या ना हो। तो आज हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में जानकारी हासिल की। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, हर इलेक्शन क्लास में कहा है कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए नहीं है, बल्कि और उन सर्वसाधारण लोगों के लिए है, कॉमन पीपल के लिए है, जिनको बहुत सी छोटी छोटी बातें इलेक्शन के बारे में शायद ना पता हो। तो मेरी कोशिश है कि उन तक मेरी बात पहुँचे, और मेरी इस कोशिश को कामयाबी आप दे सकते हैं जब आप इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। और यदि आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।